बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो जो हम कंटिन्यू करते हैं रिंग थ्योरी पे, जो हमारा लेक्चर था फर्स्ट लेक्चर, उसको हम कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पे ये डेफिनेशन है हमारे पास इंटीग्रल डोमेन की। अ कम्यूटेटिव रिंग R इज़ कॉल्ड इंटीग्रल डोमेन इफ़ इट हैज़ नो ज़ीरो डिवाइज़र। यानी हमारे पास इंटीग्रल डोमेन हम उस रिंग को कहेंगे जिसके अंदर दो प्रॉपर्टीज़ हों। पहली प्रॉपर्टी उसके अंदर क्या हो कि वो कम्यूटेटिव हो, और दूसरी प्रॉपर्टी उसके अंदर क्या हो कि उसके अंदर कोई ज़ीरो डिवाइज़र ना हो। अगर ये दो चीज़ें उसके अंदर मौजूद होंगी तो हम कहेंगे कि हमारा रिंग जो है वो एक इंटीग्रल डोमेन है। यहाँ भी इन्होंने यही लिखा है कि कम्यूटेटिव रिंग R इज़ कॉल्ड इंटीग्रल डोमेन इफ़ इट हैज़ नो ज़ीरो डिवाइज़र। यानी अगर हम दो उसके एलिमेंट ऐसे लें जिनका प्रोडक्ट ज़ीरो है तो उनमें से एक ज़रूर ज़ीरो होगा, क्योंकि अगर दोनों नॉन ज़ीरो हो गए और उनका प्रोडक्ट ज़ीरो आ गया, इसका मतलब है वो जो ज़ीरो डिवाइज़र हैं, तो इसका ज़ीरो डिवाइज़र तो है कोई नहीं। इसलिए इंटीग्रल डोमेन ऐसा कम्यूटेटिव रिंग है जिसका कोई ज़ीरो डिवाइज़र मौजूद ना हो। यहाँ पे उन्होंने एग्जांपल दिया, सेट ऑफ इंटीजर्स इज़ एन इंटीग्रल डोमेन। थ्योरम हमारे पास है कम्यूटेटिव रिंग R इज़ एन इंटीग्रल डोमेन इफ़ एंड ओनली इफ़ कैंसलेशन लॉ होल्ड्स इन इट विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। अगर विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन कैंसलेशन लॉ होल्ड कर रहा हो तो हमारा जो कम्यूटेटिव रिंग होगा वो एक इंटीग्रल डोमेन होगा। इसके प्रूफ को देख लेते हैं हम। सपोज कैंसलेशन लॉ होल्ड्स इन R, अगर कैंसलेशन लॉ होल्ड कर रहा होगा, हमने सपोज किया कि ए बी आर के ऐसे दो एलिमेंट हैं जिनका प्रोडक्ट ज़ीरो है, और ये भी फ़र्ज़ कर लिया कि ए ज़ीरो नहीं है। अगर ए ज़ीरो नहीं है तो हम बी को ज़ीरो प्रूव कर देते हैं। अब चूँकि ए बी का प्रोडक्ट ज़ीरो है तो राइट साइड पे जो ज़ीरो लिखा हुआ है इसकी जगह हम ए इंटू ज़ीरो लिख सकते हैं, तो ए इंटू ज़ीरो लिख लिया। अब चूँकि हम मान चुके हैं कि कैंसिलेशन लॉ होल्ड करता है तो बाई कैंसिलेशन लॉ हम ए को ए से कैंसिल आउट कर देंगे, इस ए को इस ए से कैंसिल आउट कर दें, तो आपके पास क्या रह जाएगा, बी इज़ इक्वल टू ज़ीरो। तो इसका मतलब हो गया कि आपके पास अगरचे ज़ीरो नहीं था, ए ज़ीरो नहीं था, ए आर का एलिमेंट था और ज़ीरो नहीं था, और ए बी का प्रोडक्ट ज़ीरो था। अब ए को ज़ीरो डिवाइज़र बनने के लिए ज़रूरी था कि बी ज़ीरो ना होता, लेकिन बी तो ज़ीरो हो गया। इसका मतलब हो गया कि हमारे पास कोई ज़ीरो डिवाइज़र आर के अंदर मौजूद नहीं है। तो इसका मतलब है आर एक इंटीग्रल डोमेन है। कन्वर्सली जब इसको हम देखेंगे, सपोज़ आर इज़ एन इंटीग्रल डोमेन, अगर आर इंटीग्रल डोमेन है तो उसका कोई ज़ीरो डिवाइज़र नहीं होगा। हमने फ़र्ज़ किया कि तीन एलिमेंट आर के अंदर ऐसे हैं, ए बी सी, हमने तीन एलिमेंट ले लिए, और बी ए बी, अगर बी और सी इक्वल होंगे तो ए बी और ए सी भी इक्वल होगा। अब यहाँ से हमने फ़र्ज़ कर लिया कि ए बी इक्वल है ए सी के। इसको इधर ला के हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, ए बी माइनस ए सी इज इक्वल टू ज़ीरो। यहाँ से ए को कॉमन ले लेंगे, दोबारा वही कॉन्सेप्ट, इसको हम पहले भी देख चुके हैं। अब चूँकि हमारे पास ए नॉन ज़ीरो हमने फ़र्ज़ किया हुआ है और इसके अंदर कोई ज़ीरो डिवाइज़र मौजूद नहीं है, क्योंकि हमने इसको इंटीग्रल डोमेन बोल दिया है। इसका मतलब है बी माइनस सी तो ज़रूर ज़ीरो होगा, तो बी माइनस सी को ज़ीरो के इक्वल रखें तो बी सी के इक्वल ही आ जाएगा। इसका मतलब है कि अगर बी, यहाँ से हमें ये रिज़ल्ट मिल रहा है, ए बी इज़ इक्वल टू ए सी से ये रिज़ल्ट मिल रहा है बी इज़ इक्वल टू सी, तो ये रिज़ल्ट कैसे आता है, ये कैंसिलेशन लॉ के ज़रिए ही आता है कि ए को ए से कैंसिल आउट कर दें तो यहाँ से हमें बी इज़ इक्वल टू सी मिल जाएगा। इसका मतलब है कैंसिलेशन लॉ जो है, अगर किसी कम्यूटेटिव रिंग के अंदर कैंसिलेशन लॉ पाया जा रहा हो तो वो गारंटी दे देगा इस बात की कि वो एक इंटीग्रल डोमेन है। नेक्स्ट डेफिनेशन है हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ रिंग। अगर हमारे पास कोई रिंग है और उसके अंदर जो लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर हमारे पास n होगा, ऐसा कि अगर हम उसके एलिमेंट्स को ऐड करें और उनके ऐड करने से हमारे पास ज़ीरो आ जाए तो
जितनी दफ़ा हम उन एलिमेंट्स को ऐड करेंगे, एट लीस्ट एलिमेंट ऐसा लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर होगा, उसको हम कहेंगे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ रिंग। मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल देता हूँ। अगर हम Z6 की बात करें तो Z6 के अंदर कौन कौन से एलिमेंट पड़े हुए हैं? 0 होता है, 1 होता है, 2, 3, 4 एंड 5। ये 6 एलिमेंट होते हैं Z6 के अंदर। अब अगर हम 2 की बात करें, 2 को अगर हम 2 में ऐड करें तो ये 4 आता है। अभी तो ये तो 0 के इक्वल नहीं है, लेकिन अगर हम इसको एक दफ़ा और ऐड करें तो अब ये 6 आएगा। तो आपको पता है Z6 के अंदर जब भी हम आंसर लिखते हैं तो अगर हमारा आंसर 6 या 6 से बड़ा हो तो हम इसको 6 पे डिवाइड करेंगे और फिर आंसर लिखेंगे। अब चूँकि इसको ऐड करने से हमारे पास 6 बन गया, अब 6 को 6 पे डिवाइड करें, 6 1 ज़ा 6, तो हमारे पास 0 बचता है। इसका मतलब है इसका आंसर Z6 के अंदर 0 आ रहा है। अब कितनी दफ़ा हमने 2 को ऐड किया? हमने 3 दफ़ा 2 को ऐड किया, तो हम इसको लिख सकते हैं 3 × 2 = 0। अब ये हमारे पास एक ऐसा लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर है, क्योंकि इससे कम जब हमने ऐड किया था तो हमारा 0 नहीं बन रहा था। जैसे हमने एक और 2 को ऐड किया तो हमारे पास 0 बन गया है। ये हमारा n है, जिसको हम कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रिंग कहेंगे। एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। जैसे अगर हम 3 की बात करें तो 3 को हम 2 टाइम्स जब ऐड करेंगे तो हमारे पास 0 बन जाएगा। इसका मतलब होगा 2 इज़ आल्सो अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रिंग। इफ़ नो सच इंटीजर एग्जिस्ट देन R की जो कैरेक्टरिस्टिक होगी वो 0 होगी। ज़ाहिर है 0 को किसी भी एलिमेंट से मल्टीप्लाई करें तो 0 तो आ ही जाएगा, तो उसका कोई फिर नॉन ज़ीरो कैरेक्टरिस्टिक नहीं होगा। नेक्स्ट डेफिनेशन है बच्चों हमारे पास आइडेम्पोटेंट एलिमेंट की। एन एलिमेंट x बिलोंगिंग टू रिंग इज़ कॉल्ड एन आइडेम्पोटेंट एलिमेंट इफ़ x स्क्वायर इज इक्वल टू x। अगर हमारे पास कोई ऐसा एलिमेंट है जिसका स्क्वायर उसी के इक्वल है तो उसको हम बोलते हैं आइडेम्पोटेंट एलिमेंट। अगर हम रियल नंबर सिस्टम के अंदर देखें और इस इक्वेशन को सॉल्व करें तो x स्क्वायर माइनस x किसके इक्वल आ जाएगा? 0 के इक्वल। यहाँ से x इंटू एक्स माइनस 1 इज़ इक्वल टू 0, और इसको हम लिखेंगे x इज़ इक्वल टू 0 और x इज़ इक्वल टू 1। और ये रियल नंबर सिस्टम के अंदर 2 एलिमेंट हमारे पास ऐसे मौजूद हैं, 0 और 1, जो कि आइडेम्पोटेंट एलिमेंट हैं। इनका स्क्वायर करके देखें, 0 का स्क्वायर करेंगे तो ज़ाहिर 0 ही आएगा, 1 का स्क्वायर करेंगे तो फिर भी 1 आएगा। तो ये आइडेम्पोटेंट एलिमेंट है रियल नंबर सिस्टम के अंदर, जो कि एक रिंग है। ज़ाहिर है रियल नंबर सिस्टम तो एक फील्ड है, रिंग तो वो होगा ही। बूलियन रिंग ऐसे रिंग को बोलते हैं जिसके अंदर जितने भी एलिमेंट मौजूद हों वो सारे के सारे आइडेम्पोटेंट हों। आप बड़ी आसान एग्जांपल दे सकते हैं कि 0 1, इस सेट को अगर हम देखें तो एक बूलियन रिंग है, क्योंकि इसके अंदर सिर्फ वो एलिमेंट मौजूद हैं जिनका स्क्वायर उन्हीं के इक्वल है, यानी वो आइडेम्पोटेंट है। नेक्स्ट यहाँ पे एक छोटा सा थ्योरम है। इफ़ R इज़ अ बूलियन रिंग देन आप इसका कोई एलिमेंट ले लें, इस रिंग का कोई भी एलिमेंट ले लें, अगर आप उसका डबल करेंगे तो वो 0 के इक्वल आ जाएगा और R जो है वो कम्यूटेटिव भी होगा। अब इसका प्रूफ देख लेते हैं। हमने शुरू किया लेफ़्ट साइड से 2a को हम लिख सकते हैं a प्लस a की फॉर्म में ज़ाहिर लिख सकते हैं। नेक्स्ट, अब चूँकि R एक रिंग है और a R में से बिलोंग कर रहा है, तो आपको पता है कि हमने रिंग की डेफिनेशन पढ़ी है कि वो एक अबिलियन ग्रुप होगा विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। अब अगर a R में मौजूद है तो इसको इसी में ऐड करेंगे तो ये भी R का एलिमेंट है। अब हमने तो R को आइडेम्पोटेंट बोला है, इसका मतलब है इसके हर एलिमेंट का स्क्वायर इसी के इक्वल है। इसका मतलब है a प्लस a जो है इसका अगर हम स्क्वायर करते हैं तो ये a प्लस a के इक्वल ही आएगा, क्योंकि R एक बूलियन रिंग है। दिस मीन्स a प्लस a की जगह हम a प्लस a का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अब स्क्वायर का मतलब क्या होता है कि उस एलिमेंट को 2 दफ़ा मल्टीप्लाई करते तो हम a प्लस a इंटू a प्लस a कर सकते हैं। अब इनको मल्टीप्लाई करें सबको, a इंटू a स्क्वायर, सारे a स्क्वायर बन जाएंगे और ये आपके पास 4a स्क्वायर आ जाएगा। 2a इज़ इक्वल टू आपके पास आ गया 4a, क्योंकि a स्क्वायर किसके इक्वल है? अगेन a के इक्वल है। बूलियन रिंग के अंदर a स्क्वायर किसके इक्वल है? a के, तो इसकी जगह हम जब a रख देंगे तो ये 4a आ जाएगा। अब इस 2a को इधर ला के सब्ट्रैक्ट कर दें, 4a माइनस 2a इज़ इक्वल टू 0, दिस मीन्स 2 इज़ इक्वल टू 0। 2a इज़ इक्वल टू 0 हमें रिजल्ट मिल गया कि हमारे पास 2a 0 के इक्वल होगा। डबल ऑफ एवरी एलिमेंट इन द बूलियन रिंग इज़ 0।
नेक्स्ट पार्ट है इसका सेकंड पार्ट। हमने दो एलिमेंट लिए यहाँ पे बूलियन रिंग में से, ए और बी दो एलिमेंट हैं आर में से। अब इनका जो सम होगा, क्योंकि एबिलियन ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू एडिशन है वो भी आर के अंदर मौजूद होगा, और आर चूँकि एक बूलियन रिंग है तो इसका स्केयर इसी के इक्वल होगा। तो हमने यहाँ पे ए प्लस बी का होल स्केयर किया और ए प्लस बी के इक्वल लिख दिया। अगेन वही बात कि अगर हमारे पास किसी एलिमेंट का स्केयर हम कर रहे हैं तो इसका मतलब है उसको दो दफ़ा मल्टीप्लाई कर दें। हमने मल्टीप्लाई किया ए को ए प्लस बी से, बी को ए प्लस बी से, और राइट साइड पे हमारे पास ए प्लस बी मौजूद है। और ये सारा प्रोसेस करने के बाद आपको रिजल्ट मिलेगा ए बी प्लस बी ए इज़ इक्वल टू 0, और यहाँ से हम कह सकते हैं ए बी इज़ इक्वल टू माइनस बी ए। ये एक रिज़ल्ट मिला, ये यहाँ से प्रूव नहीं हुआ कि ये कम्यूटेटिव है। अभी हम आगे बात करेंगे। कम्यूटेटिव होने के लिए ज़रूरी है कि ए बी ए के इक्वल हो। अगर ऐसा होगा तो फिर हम कहेंगे, अगर ये प्रॉपर्टी होल्ड करेगी तो फिर हम कहेंगे कि हमारा जो रिंग है वो कम्यूटेटिव है। नेक्स्ट हमने ए बी माइनस बी ए से बात शुरू की। नाउ ए बी माइनस बी ए इज़ इक्वल टू, इसको हम लिख सकते हैं ए बी प्लस माइनस बी ए। अब ये जो माइनस बी ए हमारे पास है ये किसके इक्वल है बच्चों? ये हमारे पास ए बी के इक्वल है, तो इसको हम रिप्लेस कर सकते हैं ए बी से। हम ऊपर प्रूव करके आए। अब ए बी प्लस ए बी आ गया। अब इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू ए बी। अब यहाँ से कौन गारंटी देगा कि ये ए बी भी आर का एलिमेंट है? हमने पढ़ा है आर की रिंग की डेफिनेशन के अंदर कि रिंग हमारे पास एक अबिलियन ग्रुप होता है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, और सेमी ग्रुप होता है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। अगर ये सेमी ग्रुप होता है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन तो इसका मतलब है ये क्लोज्ड होगा अंडर मल्टीप्लिकेशन। तो अगर हमने इसके दो एलिमेंट लिए ए और बी आर में से, तो इनका प्रोडक्ट भी आर के अंदर मौजूद होगा। अब अगर ये आर एक बुलियन रिंग है और ऊपर प्रूफ करके आए हैं कि किसी भी बुलियन रिंग के एलिमेंट को अगर आप डबल कर दें तो वो तो ज़ीरो के इक्वल हो जाएगा। क्योंकि ए बी बुलियन रिंग का एलिमेंट है तो इसको डबल करेंगे तो ज़ीरो के इक्वल। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि 2 इंटू ए बी ज़ीरो के इक्वल है। अब ए बी माइनस बी ए से बात शुरू की थी और ये किसके इक्वल आ गया? ज़ीरो के इक्वल, और यहाँ से ए बी इज़ इक्वल टू बी ए कहा जा सकता है। दिस मीन्स कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इसके अंदर होल्ड करती है। सो बूलियन रिंग इज़ ऑलवेज कम्यूटेटिव। नेक्स्ट डेफिनेशन हमारे पास है सब रिंग की। सब रिंग के लिए पहले तो डिफ़ाइन कर लें हम इसको, जैसे हमने वेक्टर स्पेसेस के अंदर सब स्पेस को डिफ़ाइन किया था कि अगर हमें कोई ऐसा सबसेट मिल जाए किसी भी वेक्टर स्पेस का जिसके अंदर वेक्टर स्पेस की सारी प्रॉपर्टीज़ अंडर सेम ऑपरेशन मौजूद हों तो उसे हम बोलेंगे सब स्पेस। इसी तरह यहाँ पे इसको डिफ़ाइन कर लेंगे कि एस कोई नॉन एम्प्टी सबसेट है किसी रिंग का, एस को हम सब रिंग कहेंगे आर का अगर ये एक्सियम सारे के सारे सेटिस्फाई करे रिंग के। यानी ये क्या हो? ये अबिलियन ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू एडिशन हो, सेमी ग्रुप अंडर मल्टीप्लिकेशन हो, और इसके अंदर लेफ़्ट और राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज होल्ड कर रहे हों। ऐसा सबसेट जो होगा किसी भी रिंग का उसको हम उसका सब रिंग बोलेंगे। अब इसके ज़रिए हम प्रूव कर सकते हैं, इस थ्योरम को हम आगे प्रूव भी कर लेंगे। ये ने एक थ्योरम लिखा है, क्राइटेरिया लिख दिया कि अगर कोई सबसेट आर का इस क्राइटेरिया पे पूरा उतरता है, ये दो प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर देता है तो वो सब रिंग बन जाएगा। यानी अगर हम कोई सेट लेते हैं एस जो कि नॉन एम्प्टी सबसेट है आर का, और उसके दो एलिमेंट का जो डिफरेंस है वो उसी के अंदर मौजूद है और उसके अंदर क्रोयर लॉ भी होल्ड करता है, तो इसका मतलब होगा ये दो प्रॉपर्टीज़ गारंटी करेंगी कि वो सब रिंग है। यहाँ पे उन्होंने एग्जांपल दे दिए हैं कि सेट ऑफ इवन इंटीजर्स 0 + -2 + -4 अप टू सो ऑन, ये एक सब रिंग है रिंग ऑफ इंटीजर्स के अंदर। इस बात को हम आगे प्रूव भी कर लेते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट बच्चों हमारे पास एक थ्योरम है जो हमें इसका प्रूफ दे देता है। लेट एस बी अ नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ द रिंग आर, देन एस इज़ अ सब रिंग ऑफ आर इफ एंड ओनली इफ ए माइनस बी एस में से बिलोंग करे और प्रोडक्ट ऑफ दिस एलिमेंट ए एंड बी
एस के अंदर मौजूद हो। बड़ी आसानी से आप इसको प्रूव कर सकते हैं। सपोज़ एस इज़ अ सब रिंग ऑफ आर। अगर एस सब रिंग है आर का, सबसे पहले तो हमने मान लिया इसको कि ये सब रिंग है। अगर ये सब रिंग है तो ये रिंग होगा, अपने आप में एक रिंग होगा, यानी रिंग की सारी प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई कर रहा होगा। अब इसको रिंग मान के हम ये दो प्रॉपर्टीज़ प्रूव कर लेते हैं। अब फ़र्ज़ किया कि ये एक रिंग है, दो एलिमेंट लिए हमने, ए और बी, एस में से दो एलिमेंट लिए। अब चूंकि बी एस में से बिलोंग कर रहा है और एस एक रिंग है, तो रिंग के बारे में हम जानते हैं वो अबिलियन ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू एडिशन होता है। तो बी का जो एडिटिव इन्वर्स होगा वो भी इसके अंदर मौजूद होगा। तो बी का एडिटिव इन्वर्स क्या होगा? माइनस बी, तो ये भी इसके अंदर मौजूद होगा। तो इसका मतलब होगा कि ए और माइनस बी दोनों एस के अंदर मौजूद हैं। अब चूंकि इसके अंदर क्लोजर लॉ विद रिस्पेक्ट टू एडिशन भी होल्ड करता है, तो ए को माइनस बी में ऐड करें तो ये भी एस में से बिलोंग करेगा। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि ए माइनस बी एस में से बिलोंग करता है। तो कंडीशन 1 जो है वो तो हमने प्रूव कर दी। कंडीशन 2 भी बड़ी आसानी से हम प्रूव कर सकते हैं कि चूँकि ये सेमी ग्रुप है अंडर मल्टीप्लिकेशन। क्यों? इसलिए कि ये रिंग है। इसलिए अगर हम कोई भी दो एलिमेंट लेंगे एस के, तो उनका प्रोडक्ट भी एस के अंदर मौजूद होगा। तो दोनों प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई की जा सकती हैं अगर हम एस को रिंग मान लें। कंडीशन 2 इज़ आल्सो प्रूव्ड। कन्वर्सली अब हम इन दो प्रॉपर्टीज़ को, यानी ए माइनस, हम ये प्रॉपर्टी कि अगर हम कोई भी दो एलिमेंट लेंगे एस के, तो उनका जो डिफरेंस होगा वो भी एस के अंदर मौजूद होगा। और अगर आप कोई भी दो एलिमेंट लेंगे तो उनका जो प्रोडक्ट होगा वो भी एस के अंदर मौजूद होगा। अगर हम ये दो प्रॉपर्टीज़ को मान लें तो फिर क्या हम एस को कोई एक रिंग प्रूव कर सकते हैं? तो इसको गारंटी करने के लिए हमने इसका कन्वर्स प्रूव करना है। तो कन्वर्स देखें इसका। सपोज़ कंडीशन 1 एंड 2 होल्ड्स। फ़र्ज़ कर लिया कि हमारी जो कंडीशन 1 है और 2 होल्ड करती है, और हम प्रूव करेंगे कि एस सेटिस्फाई करता है ऑल दी एक्सियम्स ऑफ रिंग। अब यहाँ हम फ़र्ज़ करते हैं कि ए और बी एस के एलिमेंट है, तो कंडीशन 1 के मुताबिक इनका जो डिफरेंस होगा वो एस के अंदर मौजूद होगा। अब हमने ग्रुप्स के अंदर पढ़ा था कि अगर हमारे पास एस कोई सबसेट है किसी ग्रुप जी का, और उसके अंदर दो एलिमेंट लेते हैं हम एस के अंदर, तो अगर उनका डिफरेंस एस के अंदर मौजूद होगा तो एस इज़ अ सब ग्रुप अंडर एडिशन, सब ग्रुप ऑफ जी, सब ग्रुप ऑफ जी अंडर एडिशन। इसी तरह हमने ये भी प्रूव किया था कि अगर हमारे पास और यहाँ पे जी है, ये ग्रुप है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, इसका हम सबसेट लेंगे एस, और अगर ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर गई तो वो सब ग्रुप होगा अंडर एडिशन। इसी तरह आपने प्रूव किया होगा कि अगर हमारे पास जी कोई ग्रुप है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, हम उसका कोई सबसेट लेते हैं तो एस भी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, बल्कि एस जो है वो सब ग्रुप होगा जी का अगर उसके अंदर ये प्रॉपर्टी होल्ड कर जाए। ए बी का होल इन्वर्स ये अगर एस में बिलोंग कर जाए तो हम कह देंगे कि एस एक सब ग्रुप है जी का। सिमिलरली यहाँ पे चूँकि हमने ये बात प्रूव कर दी है, ये बात तो हमारी कंडीशन के अंदर शामिल है कि आप कोई दो एलिमेंट लेंगे तो उनका डिफरेंस उसी सेट के अंदर मौजूद होगा। इसका मतलब है एस सब ग्रुप है आर का अंडर एडिशन। अगर अंडर एडिशन ये सब ग्रुप है तो इसका मतलब है ग्रुप तो हो गया ये। उसके अलावा दूसरी, अब हमने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी प्रूव करनी है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। अब चूंकि एस के जितने भी एलिमेंट हैं वो सारे के सारे कहाँ से आ रहे हैं? आर में से आ रहे हैं, और आर एक रिंग है, इसका मतलब है उसके अंदर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी मौजूद है। तो फिर जितने भी एलिमेंट एस के अंदर आए हैं वो तो सारे इसके हैं, तो उनके अंदर भी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड कर रही होगी। तो इसका मतलब हो गया कि एस एक कम्यूटेटिव ग्रुप हो गया, यानी अबिलियन ग्रुप बन गया विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। तो पहली जो प्रॉपर्टी थी हमारी रिंग बनने के लिए वो तो प्रूव हो गई। अब आप कोई दो एलिमेंट ले लें, एस के कोई दो एलिमेंट ले लें, तो उनका जो प्रोडक्ट होगा वो हमारी कंडीशन कहती है कि वह एस में बिलोंग करता है। दूसरी बात, हमने चूँकि इसको रिंग बनाने के लिए सेमी ग्रुप प्रूव करना है, तो एस के जितने भी एलिमेंट हैं वो सारे के सारे कहाँ से आ रहे हैं? आर में से आ रहे हैं, और आर एक रिंग है,
यानी वो सेमी ग्रुप अंडर मल्टीप्लिकेशन है। इसके जितने भी एलिमेंट है उनके अंदर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड कर रही होगी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। तो एस के जितने भी एलिमेंट चूँकि आ ही वहाँ से रहे हैं तो उनके अंदर भी एसोसिएटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन होल्ड कर रहा होगा। तो इसका मतलब है एस एक सेमी ग्रुप भी है। नेक्स्ट हमने जब प्रूव करना है कि एस के अंदर राइट और लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज होल्ड करते हैं तो उसके लिए भी हम यही कहेंगे कि चूँकि एस के सारे एलिमेंट आर में से आ रहे हैं और आर एक रिंग है और रिंग होने की वजह से उसके अंदर लेफ़्ट और राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज होल्ड करते हैं, तो इसका मतलब है एस के अंदर भी लेफ़्ट और राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज होल्ड करते हैं। सो यहाँ से हम ये बात कह सकते हैं कि एस एक रिंग है। चूँकि एस सबसेट है आर का, इसका मतलब है एस जो है वो एक सब रिंग है आर का। तो इस तरह से आप बड़ी आसानी से इसको प्रूव कर सकते हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन है हमारे पास सेंटर ऑफ अ रिंग। अगर हमारे पास आर कोई रिंग हो तो आर के वो सारे एलिमेंट जो आर के बाकी सारे एलिमेंट से कम्यूट करते हैं उनका अगर हम सेट बना दें तो उसे हम बोलेंगे सेंटर ऑफ आर। ये सेम कॉन्सेप्ट है जिस तरह हमने वेक्टर स्पेसेस के अंदर या ग्रुप थ्योरी के अंदर आपने नॉर्मलाइजर, सेंट्रलाइजर और सेंटर ऑफ अ ग्रुप की बात की, इसी तरह हम सेंटर ऑफ अ रिंग की बात कर रहे हैं। यानी अगर हमारे पास x कोई ऐसा एलिमेंट है R का कि जितने भी एलिमेंट फॉर ऑल a बिलोंगिंग टू R, आप कोई भी एलिमेंट ले लें R का, इन सब के साथ x ज़रूर कम्यूट करता है, यानी एक्स ए इज़ इक्वल टू ए एक्स हम लिख सकते हैं सारे बाकी एलिमेंट के लिए। तो ऐसा जो एलिमेंट होगा ये सेंटर ऑफ रिंग का एलिमेंट होगा। हमने डिफाइन भी इसको ऐसे किया कि सेंटर ऑफ R के अंदर कौन से ऐसे एलिमेंट होंगे, x इसके अंदर रिंग के ऐसे एलिमेंट होंगे जो बाकी सारे एलिमेंट के साथ कम्यूट करते हैं। तो ये सेंटर ऑफ रिंग की डेफिनेशन। इस थ्योरम के अंदर हम ये प्रूव करेंगे कि सेंटर ऑफ रिंग है जो होता है वो सब रिंग होता है आर का। बड़ी आसानी से आप इसको प्रूव कर सकते हैं। आपने दो एलिमेंट लिए और हम उसी को यूज़ करते हुए, उन्हीं दो कंडीशन को यूज़ करते हुए, पहली कंडीशन ये थी कि अगर हमारे पास ए और बी एस में से बिलोंग करें तो ए माइनस बी भी एस में से बिलोंग करना चाहिए। अगर एस जो है वो सबसेट है आर का, पहली कंडीशन ये थी। और दूसरी कंडीशन ये थी कि हम अगर प्रोडक्ट लें एस तो दो एलिमेंट का तो भी एस में से बिलोंग करना चाहिए फॉर ऑल ए बी बिलोंगिंग टू एस। अगर ये दो प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर दें तो इसका मतलब है एस एक सब रिंग है रिंग आर का। तो इसी थ्योरम को यूज़ करते हुए हम ये वाला थ्योरम प्रूव करेंगे कि सेंटर ऑफ रिंग हमेशा सब रिंग होता है आर का। हमने दो एलिमेंट ले लिए x1 x2, दो एलिमेंट ले लिए सेंटर ऑफ रिंग्स। अगर ये x1 x2 आर के सेंटर ऑफ आर के एलिमेंट हैं तो इसका मतलब है x1 और x2 बाकी सारे एलिमेंट के साथ कम्यूट करेंगे तो हम लिख सकते हैं ax1 इज़ इक्वल टू x1a, और इस तरफ हम लिख सकते हैं x2 के लिए ax2 इज़ इक्वल टू x2a, कि बाकी सारे एलिमेंट के लिए कम्यूट करेगा फॉर ऑल a बिलोंगिंग टू रिंग आर। इधर से हम क्या लिख सकते हैं ax1 माइन, यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं इसके लिए बच्चों। अब चूंकि हमने ये प्रूव करना है कि इन दो एलिमेंट्स का जो डिफरेंस है x1 माइनस x2 का जो डिफरेंस है वो भी सेंटर ऑफ आर के अंदर, क्योंकि यहाँ पे s हमारे लिए सेंटर ऑफ आर है तो इनका डिफरेंस भी चूंकि हमने इसमें से प्रूव करना है। और डिफरेंस इसमें से कब आएगा, जब इनका डिफरेंस भी आर के बाकी सारे एलिमेंट के साथ कम्यूट करेगा। तो उसके लिए हमने x1 माइनस x2 इंटू ए लिखा। अब हम यहाँ पे लाना चाहते हैं a इंटू x1 माइनस x2। जब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो x1a माइनस x2a आ जाए। यहाँ से हमने बात स्टार्ट की है x1 माइनस x2, तो इसको प्रूव करना चाहते हैं हम, तो हमने इसको राइट साइड से ए से मल्टीप्लाई किया। देखना हमने ये है कि क्या हम यहाँ से बना सकते हैं ऐसा रिज़ल्ट कि जिसमें a लेफ़्ट साइड से मल्टीप्लाई हो रहा हो। तो उसके लिए हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया, x1a माइनस x2a आ गया आपके पास यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अब x1a किसके इक्वल है, ax1 के इक्वल है, तो हम x1a की जगह ax1 लिख सकते हैं। इसी तरह x2a किसके इक्वल है, ax2 के इक्वल, तो इसकी जगह हम ये लिख सकते हैं। हमने यहाँ पे लिख दिया अगेन बाय यूजिंग द डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, हम इसको लिख सकते हैं a को कॉमन लेके a इंटू x1 माइनस x2। तो इसका मतलब हो गया कि x1 माइनस x2b फॉर ऑल a बिलोंगिंग टू रिंग, जितने भी R के एलिमेंट है उन सब के साथ x1 माइनस x2 भी कम्यूट कर रहे हैं।
इसका मतलब है x1 माइनस x2 भी सेंटर ऑफ R का एलिमेंट है। पहली प्रॉपर्टी तो आपकी सेटिस्फाई हो गई। दूसरी प्रॉपर्टी, अब आपने प्रूव करना है कि x1 x2 आपने एलिमेंट लिए थे सेंटर ऑफ R के, तो अब ये प्रूव करना चाहते हैं कि इनका जो प्रोडक्ट है वो भी इसी में से बिलोंग करता है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इसको बाकी सारे एलिमेंट्स से कम्यूट करवाना पड़ेगा, प्रूव करना पड़ेगा कि बाकी सारे एलिमेंट के साथ इनका प्रोडक्ट भी कम्यूट करता है। तो हमने लेफ़्ट साइड से शुरू किया, x1 x2 को हमने राइट साइड से a से मल्टीप्लाई किया। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं x1 इंटू x2a यूजिंग द एसोसिएटिव लॉ। अब x1 तो वहीं रहा और x2a जो है ये ऊपर हम बता के आए हैं कि ये ax2 के इक्वल है। क्यों? क्योंकि x2 तो सेंटर ऑफ R का एलिमेंट है और ये बाकी सारे एलिमेंट्स के साथ कम्यूट करता है, तो इसको हम ax2 की फॉर्म में लिख सकते हैं। अगेन यूजिंग द एसोसिएटिव लॉ हम x1a, ये जो a है इसको x1 के साथ लिख सकते हैं और x2 को वहीं रहने दें। और दोबारा x1a चूँकि किसके इक्वल होगा, ऊपर हम कह के आएँ कि ये ax1 के इक्वल है, x2 वैसे ही आ गया। अगेन a को आप बाहर निकालें और इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करें, x1 x2 यूजिंग द एसोसिएटिव लॉ। अब देखें हमने तो राइट साइड से a को मल्टीप्लाई किया था, a कोई आर्बिट्रेरी एलिमेंट था R का, और ये लेफ़्ट साइड पे आ गया। इसका मतलब है x1 x2 रिंग के सारे एलिमेंट्स के साथ कम्यूट करता है, तो इसका मतलब है ये भी सेंटर ऑफ R का एलिमेंट है। अब चूंकि ये प्रूव हो गया कि आपने कोई दो एलिमेंट लिए, फॉर ऑल x1 x2 बिलोंगिंग टू R, आपने कोई दो एलिमेंट लिए तो उनका जो डिफरेंस है, बल्कि सेंटर ऑफ R से नहीं हमने लिए, यहाँ ये हमने जो दो एलिमेंट लिए x1 और x2 सेंटर ऑफ R से, हमारे पास कंडीशन सेटिस्फाई क्या हो गई, पहली कंडीशन ये सेटिस्फाई हो गई है कि उनका जो डिफरेंस है वो भी, अगर हम इसको S का नाम दे दें तो वो भी S में से बिलोंग करता है। और सेकंड प्रॉपर्टी हमारे पास ये प्रूव हो गई है कि इनका जो प्रोडक्ट है वो भी S में से बिलोंग करता है। और ये दो प्रॉपर्टीज़ गारंटी करती हैं कि ऐसा हर सबसेट किसी भी रिंग का जो इन दो प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई कर रहा होगा वो सब रिंग होगा। इसका मतलब है सेंटर ऑफ R इज़ अ सब रिंग ऑफ R। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको कंटिन्यू करते हैं। अल्लाह हाफिज़।